सो नाउ हम स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस सीख चुके हैं, लेकिन हमें पर्टिकुलरली इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? वेक्टर के बारे में। सबसे पहले टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मैंने वेक्टर क्वांटिटीज की आपको कुछ एग्जांपल बताने हैं, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है। और बताओ, और बताओ, और कोई वेक्टर क्वांटिटी? वर्क डन स्केलर है। टॉर्क, वेरी गुड, टॉर्क, ठीक है। ऑल दीज आर मोमेंटम, मोमेंटम, ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटी। अब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ एरो। एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये एक एरो है, तो इसमें यहां से लेके यहां तक स्ट्रेट लाइन जो है, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसकी जो लेंथ है, तो लेंथ ऑफ एरो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को। और जो ये एरो हेड है, एरो हेड, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ ये? तो वेलोसिटी, लेट्स से यू आर गोइंग इन द ईस्ट डायरेक्शन विद 5 किलोमीटर पर आवर। लेट्स से ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो ये ईस्ट है, सॉरी ईस्ट, आपको पता है ना, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट में जा रहे हो कितनी की स्पीड से, कितनी कितनी वेलोसिटी से? 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ये तो 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये यहां तक लेट्स से 10 किलोमीटर, बोलो, पर आवर। ये 5 किलोमीटर पर आवर। तो इतना जो रिप्रेजेंटेशन है, ये मैग्नीट्यूड है 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया पूरा यहां से यहां तक 10 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन क्या हो रहा है? डायरेक्शन कौन शो कर रहा है? ये एरो। क्लियर है? लेटर वाइज अगर हम अल्फाबेट यूज करते हैं तो वेलोसिटी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी के ऊपर क्या लगाओगे? एरो। आगे बात समझ में? कुछ जगह एरो नहीं लिखा होता है, तो उन लेटर्स को बोल्ड लेटर से लिखा गया होता है बुक में। कैसा लिखा गया होता है? बोल्ड लेटर से। समझ में आ रही बात? ये तो वो ए जो लिखा होगा वो कुछ इस तरीके से ऐसे लिखा होगा, तो समझ जाना कि ये वेक्टर है। अदरवाइज वो ऐसे लिखेगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ई वेक्टर क्वांटिटी, ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि एक स्ट्रेट लाइन होगी और उस जो लेंथ ऑफ एरो होगा वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कौन शो करेगा? एरो। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, तो अभी जैसे एक और है, जैसे फोर्स है, तो ये जो यहां से लेकर यहां तक है, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। और एरो क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और फोर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ वेक्टर, ऊपर वेक्टर का साइन, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या, अरे सर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है तो वेक्टर ऐसा लगा दो। अरे रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि फोर्स ऐसे, ठीक है। ऑल्दो वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा, लेकिन एफ वेक्टर ऐसे लिखना है। ये मत कर देना कि ऐसे लिख रहे हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन है बस ऐसा, ठीक है। अब लिखो सबसे पहला पोजीशन वेक्टर। क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर। टॉपिक डालो, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, जो हमारा चैप्टर का नाम है वो कौन सा है बताओ? मोशन इन प्लेन। वेरी गुड। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन प्लेन। तो प्लेन, प्लेन में स्टडी करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? बोलो। दो एक्सिस चाहिए, एक होगी एक्स एक्सिस और एक होगी वाई एक्सिस, ठीक है। सपोज करो कि तुम एक प्लेन में मूव कर रहे हो, तो तुम्हारा कोई पोजीशन है, लेट्स से पॉइंट पी,
तुम्हारी एक पोजीशन है पॉइंट पी, तो इस पोजीशन को हमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो वही क्या होगा, इस पोजीशन को हम वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या मिलेगा हमें? एक पोजीशन वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, एक ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, इसको बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। आगे बात समझ में? तो हमारी टेल स्टार्ट होगी ओरिजिन से और हेड किधर की तरफ रहेगा? किधर की तरफ रहेगा? पी पॉइंट की तरफ। और यहां से इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। ये उसका हो गया टेल, ये हो गया हेड। दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाई आर, रिप्रेजेंटेड बाई आर। नोट करो इसको। इतना समझ में आया? लेट्स से रिप्रेजेंटेड बाई R1, R1 ले, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद तुम फिर वहां से पोजीशन अपनी चेंज की और चेंज करके आप लेट्स से इस वाली पोजीशन पे आ गए, लेट्स से Q, ठीक है। तो अब इस पॉइंट की भी एक पोजीशन है, ये भी एक पोजीशन है, तो इसको भी हम एक रिप्रेजेंट करेंगे किससे? पोजीशन वेक्टर से। उसको हमने बोल दिया है क्या? R2। ये बात समझ में आ रही है? तो पोजीशन वेक्टर समझे? पोजीशन वेक्टर R1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OP, OP, O इनिशियल पॉइंट है, P फाइनल पॉइंट है, OP वेक्टर। क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही एक पॉइंट Q है, तो Q पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा ऑफ पॉइंट P एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, वेक्टर ऑफ पॉइंट Q कैसे लिखा जाएगा? R2 वेक्टर से, या फिर इसको लिख सकते हैं OQ वेक्टर। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो इस चीज का मालूम तो हो गया आपको पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तुम्हारी इनिशियल पोजीशन क्या थी? कहां पे थे पहले आप? फाइनल पोजीशन क्या हो गई? तो आपने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पे आ गए हो, तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो यही होगा। बोलो, ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये इनिशियल पॉइंट था, तो टेल यहां पर। फाइनली आप किधर की तरफ गए हो? क्यू पर गए हो, तो आप इस डायरेक्शन में ऐसा एक वेक्टर रिप्रेजेंट करोगे। ये जो वेक्टर होगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। एंड लेट्स से दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग? आर से, ठीक है। तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? बोलो, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर चाहिए है तो हम क्या करेंगे? फाइनल वेक्टर जो है उसमें से इनिशियल वाला घटा दो। ये बात समझ में आ गई? तो डेल्टा, ये जो चेंज इन पोजीशन जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी? फाइनल माइनस इनिशियल, R2 माइनस R1, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल आएगा। आगे बात समझ में? चलो, अब वेक्टर्स दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक लिखो पोलर, पोलर वेक्टर, और एक लिखो एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। तो सबसे पहला लिखो पोलर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका दे हैव अ इनिशियल पॉइंट, जिनका कोई इनिशियल पॉइंट होगा,
ऐसे वेक्टर्स क्या बोले जाएंगे? पोलर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका कोई एक इनिशियल पॉइंट होगा, ठीक है, इनिशियल पॉइंट होगा और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किसी एक पॉइंट पर अप्लाई हो रहे हैं। जैसे कि फोर्स क्या है? एक पोलर वेक्टर है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही तो आप फोर्स लगा रहे हो, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। बोलो। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर वेक्टर्स। मतलब ऐसे वेक्टर जिनका कोई इनिशियल पॉइंट हो और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे? पोलर वेक्टर। फिर आती है बात एक्सियल वेक्टर की। एक्सियल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे वेक्टर्स, द वेक्टर्स which represents the rotational effect। और अगर रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा। ऐसा कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। आगे बात समझ में? तो एज रोटेशनल इफेक्ट दिखाते हैं एंड दे एक्ट्स along the axis of rotation। एंड ये इनका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन बताया जाता है राइट हैंड स्क्रू रूल से। राइट हैंड स्क्रू रूल से। एग्जाम्पल के लिए लिख लो एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, जैसे कि सपोज दैट ये कोई एक्सिस है और एक पार्टिकल ऐसे इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाएगी, ओमेगा, ऐसे। और सिंस दिस इज मूविंग लाइक दिस, बोलो ऐसे मूव कर रहा है, तो हम राइट हैंड लेंगे और इस तरीके से रोटेशन है, तो थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आगे बात समझ में आया ना? क्लियर हुआ ये? तो राइट हैंड स्क्रू रूल से तो ये जो वेक्टर्स हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ऐसे रिप्रेजेंट करे जाएंगे। दे एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अगर ये ऐसे होता, ऐसे घूम रहा होता, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता? नीचे की तरफ। क्लियर है? बट इनका कोई एक्सियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट नहीं होता है। बस हम इसको क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड देख लेंगे कितना होगा और डायरेक्शन बता देंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस। समझ में आ रही बात? ये इतना समझ में आया? तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है। अब आते हैं, लिखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। लिखो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। नंबर 1, इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे? इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। देखो सपोज दैट वी हैव दिस वेक्टर ए, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसकी लेंथ के बराबर। और डायरेक्शन क्या है? ये एरो जिस डायरेक्शन में है। बोलो। अब अगर मैं एक ऐसा वेक्टर बनाऊं जिसकी लेंथ भी इसके बराबर ही हो, तो लेट से हमने एक वेक्टर बनाया, लेट से ये, ठीक है, जिसकी लेंथ इसके बराबर ही है। मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम।
और डायरेक्शन भी क्या है, सेम। तो उन ऐसे दो वेक्टर्स क्या बोले जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर ओनली when both magnitude and direction are same। दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर कब बोले जाएंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। गुड, होपफुली ये समझ में आ गया होगा तुमको, ठीक है। अच्छा, एक वेक्टर ऐसा है लेकिन दूसरा वेक्टर ऐसा है, लेंथ तो दोनों की सेम है, लेंथ दोनों की सेम है। ये भी अगर मान लो 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है, लेकिन क्या डायरेक्शन सेम है, नहीं है। तो अगर मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाएगा, लेकिन यहां पर ये इनको सी ले लो, सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, यहां पर सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू डी वेक्टर है। रीजन क्या है, डायरेक्शन सेम नहीं है। लेंथ तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं। चलो अब लिखो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अगली डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, चलो देखो, सपोज दैट मैंने एक ये वेक्टर बनाया, लेट्स से वेक्टर ए, ठीक है, और मैंने इतनी ही लेंथ का एक और वेक्टर बनाया, ठीक है, इतनी लेंथ का एक सेगमेंट ले लिया, लेकिन मैंने क्या कर दिया, डायरेक्शन उल्टा कर दिया, ठीक है। लेट्स से दिस इज वेक्टर बी, बट दिस वेक्टर हैज ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन लेंथ कैसी है, सेम। तो मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, बट डायरेक्शन डिफरेंट नहीं लिखोगे, डायरेक्शन ऑपोजिट हो। कैसा हो, ऑपोजिट। जैसे ये देखो, तो बी वेक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए है, देन बी वेक्टर, दिस वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। आ गई बात समझ में, नेगेटिव वेक्टर समझ में आया। लेट्स से एक ये वेलोसिटी है, तो अगर मैंने इधर की तरफ ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया, बोलो, सेम इक्वल लेंथ ली और डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। तो नेगेटिव मतलब ये क्या चीज का डायरेक्शन, किस चीज के लिए हो रहा है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, बट है तो ये है तो मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। अब तीसरी डेफिनेशन, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, वर्ड मॉड्यूलस का मतलब याद रखना, मैग्नीट्यूड। मॉड्यूलस मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को कैसे समझोगे, जरा ध्यान से देखो। एक ये वेक्टर ए है, इसकी जो ये लेंथ है यही क्या होगी, मैग्नीट्यूड, बोलो। और उस चीज को मैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड का जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, वो कैसे है, जरा ध्यान से देखो। ए वेक्टर बनाया, उसके आसपास ऐसे डंडी खींच दी, तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी लेंथ को बस। आगे बात समझ में, एंड दैट थिंग इज आल्सो नोन एज मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर ए। अब मान लो जैसे एक वेक्टर बी है ये, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये पोजीशन वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये, बोलो, ये बात समझ में आ रही है, बोलो, हाँ। लेट्स से फोर्स है, ये है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये, और सिंपली एफ लिख दो, और सिंपली यहां बी लिख देता, और सिंपली यहां पे आर लिखा होता। अगर सिर्फ अकेला आर लिखा है तो इसका मतलब आपने सिर्फ क्या कंसीडर किया है, मैग्नीट्यूड। आगे बात समझ में, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर जल्दी करना है तो फिर आप कुछ मत लगाओ उसमें, सिर्फ ऐसा ही लिखा करना। मॉड्यूलस समझ में आ गया। फोर्थ डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, इस वर्ड का मतलब याद रखना, यूनिट मींस होता है वन। यूनिट मतलब क्या होता है, वन।
और जिसका मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, वही क्या होगा यूनिट वेक्टर। आई बात समझ में? सपोज करो एक ये वेक्टर है, लेट्स से ए, ठीक है, क्लियर है? अगर मैं इस लेंथ को, इस वेक्टर को इसके ही मैग्नीट्यूड से, इसकी ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो मुझे जो वेक्टर मिलेगा वो एक यूनिट वेक्टर होगा। मतलब ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है 1, मान लो ये 10 है तो उसका 1 ले लो सिर्फ। आगे बात समझ में? ये जो वेक्टर होगा ये लिखा जाएगा यूनिट वेक्टर। क्या होगा यूनिट वेक्टर। लेकिन यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए हैट, ऐसे, ऐसे नहीं लगाओगे। इसको क्या पढ़ते पढ़ते क्या है, ए हैट और ए कैप, ये पढ़ने का तरीका है। एक हैट और ए कैप, ये हो गया इसका क्या यूनिट वेक्टर। जैसे अगर पोजीशन वेक्टर है, लेट्स से ये आर एक पोजीशन वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होगा? सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? बस हमें मैग्नीट्यूड 1 लेना है, डायरेक्शन वही रहेगी जो ओरिजिनल वेक्टर की थी। जैसे ए का यूनिट वेक्टर डायरेक्शन तो वही होगी, ये एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, बट डायरेक्शन वही होगी जो वेक्टर ए की थी, उसी डायरेक्शन में होगी। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ए कैप को कैसे कैलकुलेट करोगे, ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया जाए, डिवाइड। आ रही बात समझ में? जैसे कोई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर निकालना है, तो बी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया जाए, डिवाइड। आगे बात समझ में? तो हमको क्या मिल जाएगा, बी कैप, या फिर बोले यूनिट वेक्टर ऑफ बी या बी हैट। आगे बात समझ में? निकाल पाओगे? और वर्ड समझ जाना, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1। अच्छा, अगला लिखो फिक्स्ड वेक्टर, फिफ्थ फिक्स्ड वेक्टर। लिखो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट कैसा हो जाए, फिक्स्ड। इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, और ऐसे वेक्टर को हम लोग लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर। एक पर्टिकुलर लोकेशन, एक फिक्स्ड इनिशियल पोजीशन जो उसकी है वो फिक्स्ड है, ठीक है। जैसे कि ये कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कोई पॉइंट पी था, तो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है इसका ये पॉइंट फिक्स्ड है। तो पोजीशन वेक्टर कैसे होते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर एंड वी कैन से फिक्स्ड वेक्टर। फिर लिखो फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्री। एग्जाम्पल के लिए लिखो, इसका एग्जाम्पल क्या था, पोजीशन वेक्टर, और इसका एग्जाम्पल लिख लो वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अब वेलोसिटी वेक्टर फ्री वेक्टर है। जैसे मान लो कि आप चल रहे हो 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, इसका मतलब क्या है, हम 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अब मेरी मर्जी है, वो वेक्टर मैं कहीं से भी बना सकता हूँ। अब मुझे ईस्ट की डायरेक्शन में दिखाना, तो मैं वेक्टर यहाँ पर भी बना सकता हूँ, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर, 5 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में।
और कोई यहां पर भी बना सकता है, बोलो, कोई यहां भी बना सकता है, लेकिन डायरेक्शन वही दिखाना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड उतना ही लेना पड़ेगा। अगली बात समझ में? तो ऐसे वेक्टर्स क्या बोले जाएंगे? फ्री वेक्टर्स। समझ में आ रही बात ये? लेकिन पोजीशन वेक्टर ओरिजिन पे इनिशियल पॉइंट होगा, बोलो, फिक्स्ड है ना उसका, किसी की पोजीशन बतानी तो ओरिजिन पॉइंट तो हमें फिक्स लेना पड़ेगा ना। तो ये फ्री वेक्टर्स हो गए, सॉरी ये फ्री वेक्टर्स है और ये फिक्स्ड वेक्टर। अगला लिखो कोलिनियर वेक्टर्स। 7 कोलिनियर वेक्टर। वर्ड से ही समझ जाओ क्या है कोलिनियर, मतलब है एक ही लाइन पर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एक ही लाइन पे होने चाहिए, ठीक है। तो कोलिनियर मतलब वेक्टर्स ऑन द सेम लाइन, या फिर कहें कि वेक्टर्स हैविंग द which act along the same line, on the same line, or we can say act along the same line are called collinear vectors. अब जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे वो दो टाइप के होंगे, या तो होंगे पैरेलल या फिर होंगे एंटी पैरेलल। क्या होंगे? एंटी पैरेलल। अब ध्यान से सुनना, पैरेलल वेक्टर्स का क्या मतलब हुआ? दे एक्ट अलोंग द सेम लाइन। अब जैसे कि एक वेक्टर ये है ए और एक ये वेक्टर है बी। दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? एक ही लाइन पे है, या फिर कहेंगे एक ही डायरेक्शन में है। थीटा यहां पर दोनों एंगल के बीच में कितना बन रहा होगा? 0 डिग्री। तो अगर कोई ऐसे वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल क्या है? 0, तो वो पैरेलल वेक्टर्स हैं एंड कोलिनियर वेक्टर्स हैं। आगे बात समझ में? इस वेक्टर को हम ऐसे यहां पर भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब ये इसको उठा के यहां पर भी रख सकते हो, बोलो। they act along the parallel lines or we can say they are in the same line, collinear vectors। और इनको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये वेक्टर्स कैसे हैं? पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, एंटी पैरेलल का मतलब क्या हो? एक वेक्टर ये ऐसा है और दूसरा वेक्टर लेट्स से ऐसा है। ये कैसे हो गए? इनके बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। और चाहे पैरेलली रिप्रेजेंट कर लो ऐसे, बोथ आर बोथ रिप्रेजेंटेशन आर एंटी पैरेलल। कैसे हैं? एंटी पैरेलल। आगे बात समझ में? अच्छा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल है बी वेक्टर के। देखो जरा, एंटी पैरेलल, समझ में आया? कई बार मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, पैरेलल वेक्टर्स हैं मतलब इनके बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इधर थीटा 180 हो जाएगा। बोलो, समझ में आया? पैरेलल वेक्टर्स एंटी पैरेलल वेक्टर समझ में आए? अब लिखो कोप्लेनर वेक्टर्स, 8th डेफिनेशन। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर का मतलब है, को मींस कॉमन, जो एक ही प्लेन पे हो, वो सारे के सारे क्या बोले जाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। मतलब सेम प्लेन पर हो। समझ में आ रही बात ये? अभी जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस प्लेन को मैं क्या बोलूंगा? एक्स वाई प्लेन। क्या बोलूंगा? एक्स वाई प्लेन। तो अगर मैं यहां पर ऐसे वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सी वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, ये सभी के सभी कैसे वेक्टर हैं? कोप्लेनर हैं। आगे बात समझ। लेकिन अगर मैं सपोज करो एक ऐसा प्लेन है और एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूं और एक वेक्टर इस पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये दोनों वेक्टर्स कोप्लेनर बोले जाएंगे? आंसर इज नो, क्योंकि एक इस प्लेन पर है, बोलो, और एक इस वाले प्लेन पे, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मान लो और एक वर्टिकल प्लेन पे है, तो दोनों ही वेक्टर्स
कोप्लेनर नहीं बोले जाएंगे फिर। कोप्लेनर तभी मतलब एक ही प्लेन पर हो। क्लियर है ये बात? समझ में आ रही बात ये? अच्छा, नाइन्थ प्रॉपर्टी, नाइन्थ डेफिनेशन देखो, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स, इसका क्या मतलब हुआ को इनिशियल वेक्टर्स का? एज द नेम सेड, को इनिशियल मतलब सभी का इनिशियल पॉइंट एक ही होना चाहिए। सपोज करो कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, इस पर एक फोर्स इधर से ऐसे लगा रहा है, एक बच्चा इधर से एक F2 लगा रहा है, एक इधर से लगा रहा है F3। तो क्या ये तीनों को इनिशियल वेक्टर्स है? आंसर इज यस। बोलो, तीनों एक, इनका तीनों का इनिशियल पॉइंट कैसा है? सेम, कॉमन इनिशियल पॉइंट हो, कॉमन इनिशियल पॉइंट। आगे बात समझ में? तो उनको क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। समझ में आया? तो ये मीनिंग समझ जाना, देयर आर थ्री को इनिशियल फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट विद द, तो कभी कोई क्वेश्चन ऐसे बनता है तो समझ जाना को इनिशियल का मतलब क्या है। फिर होता है को टर्मिनस। क्या होता है? को टर्मिनस। टर्मिनस का मतलब होता है एंड, घर, एंड होना। तो मान लो कि ये तीन वेक्टर हैं और तीनों का वेक्टर का जो एंड पॉइंट है वो क्या है? सेम है। ये तीनों क्या है? को टर्मिनस। आगे बात समझ, जिनका एंड पॉइंट कैसा हो? सेम, को टर्मिनस वेक्टर। बोलो समझ में आया यहां तक कि नहीं आया? अब लिखो, मिटा दें इसको, को टर्मिनस नहीं समझे? हाँ, ऐसे वेक्टर्स जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम हो। आगे बात समझ में? या किसी एक ही एंड पॉइंट पर टर्मिनल पॉइंट जिनका एक ही हो, इनका इनिशियल पॉइंट है सेम, ये एरो है एक तरफ। आगे बात समझ में? को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल एंड को टर्मिनल। समझ में आ गया? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। इसको अलग से पढ़ेंगे। तो 10 डेफिनेशन आपने पढ़ ली, अब टॉपिक डालो क्या? जीरो वेक्टर। कैसे रिप्रेजेंट होता है सर ये जीरो? ऊपर क्या लगा देंगे? वेक्टर का साइन, जीरो वेक्टर। और इसको हम लोग नल वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नल वेक्टर। क्या कहते हैं? नल वेक्टर। ये बात समझ में आ रही है? तो ऑब्वियसली अगर मैं आपसे पूछूं इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो। और अगर मैं बोलूं इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो बताओ डायरेक्शन क्या लोगे? कोई एक ऐसा वेक्टर तुम सोच रहे हो जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो, तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? कुछ भी। क्या वर्ड आना चाहिए? कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो ये वर्ड डायरेक्शन क्या लिखोगे? आर्बिट्ररी। डायरेक्शन कैसी होगी? आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी डायरेक्शन का मतलब क्या है? कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। अब तुम्हारे मन में ये आना चाहिए था कि वाई वी नीड ऑफ जीरो वेक्टर, व्हाट इज द नीड ऑफ जीरो वेक्टर? हमें जीरो वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो अगर मैं किसी, अब इसके दो रीजन है। कितने रीजन है? दो। तो एक तो सिचुएशन ये पड़ेगी कि अगर मैंने a माइनस बी वेक्टर किया, सॉरी a इज इक्वल टू बी वेक्टर है, a वेक्टर b वेक्टर के बराबर है, तो इस चीज को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? ये चीज क्या होगी? बताओ, बोलो। अगर a b वेक्टर के बराबर है तो a माइनस बी क्या वेक्टर बनेगा? ये भी तो वेक्टर में से ही वेक्टर तो घटाया जाएगा। बोलो, बोलो, वेक्टर में से ही तो वेक्टर घटाया जाएगा। तो फिर ये चीज क्या बनेगी? ऑब्वियसली क्या बनेगा? जीरो वेक्टर। तो ये जो यहां पर क्वेश्चन मार्क आता, तो फिर हमने उसके लिए एक चीज डिफाइन करनी पड़ी, दैट इज जीरो वेक्टर। आई बात समझ में? दूसरी चीज कि मान लो एक म्यू है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर वैल्यू है म्यू, ठीक है?
दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा है। क्या है? माइनस लैम्डा। आई बात समझ में? तो फिर अगर हमने ये चीज डिफाइन की तो ये क्या बनना चाहिए बताओ? इसका मतलब समझे? बोलो। एक कोई वैल्यू है म्यू, एक कोई वैल्यू है लैम्डा। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो जरा ध्यान से देखो क्या मिलेगा? जीरो। तो ये जो स्केलर वैल्यू मिल गई, जीरो मिल गई। और जीरो, जीरो को अगर मैं किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो कुछ वेक्टर ही मिलेगा। बोलो। इसका मतलब समझे कि ये वैल्यू क्या हो गई? जीरो मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर। तो ये क्या एक वेक्टर मिलेगा, तो उसको हमने क्या बोला है? जीरो वेक्टर। तो इन दो सिचुएशंस में हमको एक चीज डिफाइन करनी पड़ जाएगी, दैट इज जीरो वेक्टर। आ गई बात समझ में? तो ऐसी क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमें एक वेक्टर डिफाइन करना पड़ा, दैट इज जीरो वेक्टर, और वी कैन से नल वेक्टर। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखो। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वेक्टर? राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। नंबर वन, पहली प्रॉपर्टी, किसी भी वेक्टर को अगर हम जीरो वेक्टर से साथ ऐड करें हमको क्या मिलेगा? द सेम वेक्टर। पहली प्रॉपर्टी तो इजी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर के साथ ऐड करेंगे हमको क्या मिलेगा? द सेम वेक्टर। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर कोई एक रियल नंबर है, कैसा नंबर है? रियल नंबर, और उस नंबर को हमने जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, हमको क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर। इट इज जस्ट लाइक, अगर आप एनालॉजी समझना चाहते हो कि अगर मेरे पास लेट से 2 इंटू जीरो क्या मिलेगा? जीरो। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये वेक्टर होता तो ये वेक्टर ही मिलेगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये? चलो वेरी गुड। तीसरा, थर्ड, अगर मैंने जीरो को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर। इट इज लाइक कि जीरो मल्टीप्लाइड बाई टू इज इक्वल टू जीरो। बट टू यहां पर तो स्केलर है, लेकिन अगर यहां कोई चीज वेक्टर होती तो फिर हमको वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है ना? मतलब जीरो इज अ स्केलर, स्केलर मल्टीप्लाइड बाई एनी वेक्टर विल गिव यू अ वेक्टर, बट वो जीरो वेक्टर होगा। चलो, अब फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? इफ लैम्डा एंड म्यू आर नॉन जीरो रियल नंबर। कैसे? नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब ये रियल नंबर तो हैं लेकिन जीरो नहीं होंगे। क्या नहीं है? जीरो। आगे बात समझ में? बोलो। तो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है। एंड म्यू एंड आर नॉन जीरो डिफरेंट रियल नंबर लिख लेना यहां पे, एक वर्ड लिखना, डिफरेंट रियल नंबर्स। और सच दैट लैम्डा टाइम्स ए इज इक्वल टू म्यू टाइम्स बी, मतलब ये दोनों अलग अलग नंबर हैं और वो जीरो नहीं है। मतलब लैम्डा एंड म्यू आर नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन ये दोनों अलग अलग नंबर हैं। तो ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो पाएगी ओनली व्हेन, ओनली व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर जीरो वेक्टर। समझ में आ रही बात? ये दोनों ही क्या होने चाहिए? जीरो वेक्टर। देखो, लैम्डा टाइम्स जीरो वेक्टर विल गिव यू अ जीरो वेक्टर, म्यू टाइम्स जीरो वेक्टर विल गिव यू अ जीरो वेक्टर, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर ये दोनों अलग अलग हैं मतलब ए और बी क्या होने चाहिए? जीरो वेक्टर, तभी सिचुएशन सेटिस्फाई करेगी। अब एग्जाम्पल बताओ जीरो वेक्टर के सर, एग्जाम्पल्स ऑफ नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। सपोज करो कोई पोजीशन, एक पार्टिकल है वो इधर पे लाई कर रहा है। कहां पे बैठा हुआ है पार्टिकल? कहां पे है? ओरिजिन पे है। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा बताओ? पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल लाइंग एट ओरिजिन क्या होगा? जीरो वेक्टर। आई बात समझ में? अगर कोई पार्टिकल
ऑरिजिन पर ही है, तो उसकी पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? व्हाट शुड बी द जीरो वेक्टर? आगे बात समझ में? अच्छा, अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है तो वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो, ठीक है, इज जीरो, या फिर कहें कि वेलोसिटी ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल, स्टेशनरी पार्टिकल समझे, रुका हुआ है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। जीरो क्या वेक्टर होगा, बोलो? या ऐसे कह सकते हो, ये दूसरा केस हो गया, ये पहला केस हो गया जीरो वेक्टर। तीसरा, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म का मतलब है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बोलो? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी, एंड v एंड u आर इक्वल, तभी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम सेम हो, तो सेम सेम है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? जीरो वेक्टर। आई बात समझ? चलो, अब लिखो टॉपिक खत्म, जीरो वेक्टर, ठीक है। आगे बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। राइट डाउन, मल्टीप्लीकेशन of a vector by a scalar by a real number, multiplication of a vector by a real number। सपोज करो एक वेक्टर है, लेट्स से a, और मैंने एक रियल नंबर चूज किया, क्या? 2, और इस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस वेक्टर को, तो मतलब ये भी एक वेक्टर बनेगा, लेकिन इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जस्ट क्या होगा? इससे डबल होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसा रहेगा? सेम। आगे बात समझ में? तो अगर वही है ना, मैंने +2 किया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा, बट डायरेक्शन क्या रहेगी? वही रहेगी। आगे बात समझ में? लेकिन अगर सपोज करो यही ए वेक्टर जो था, ये था लेट्स से, अगर मैंने कर दिया -2a, क्या कर दिया? -2a, तो 2 का मतलब तो ये हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? डबल, बोलो? डबल कर दिया, लेकिन नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट। तो अगर मैंने पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन सेम रखोगे, बस मैग्नीट्यूड को उतना टाइम्स बढ़ा दोगे। क्लियर हो गई बात ये? लेकिन अगर मैंने नेगेटिव रियल नंबर से किया तो फिर क्या होगा? डायरेक्शन अपोजिट कर दोगे और मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स बढ़ा या फिर कम कर दोगे। Now, the topic is addition of two vectors. Write down. Addition of vectors. Topic क्या है? Addition of vectors. अब हम पढ़ेंगे addition of vectors. How we will add the vectors. ठीक है, तो देयर आर 3 लॉज। कितने लॉज हैं? तीन लॉ है। पहला, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। दूसरा जो लिखो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, एंड द थर्ड इज पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन।
मैं एक बार रिफिल चेंज कर लेता हूँ, तब तक तुम लोग लिखो। चलो, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। चलो एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है। अब तीनों लॉ आपको एक एक करके पढ़ेंगे। तो नंबर 1, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। Suppose that there is two vectors, let's say vector A and this is another vector B, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। तो क्या करोगे, पहले ये वेक्टर लोगे, वेक्टर ए लिया, इसका ये टेल है, ये इसका हेड है, और ये वेक्टर बी है, इसका ये टेल है और ये हेड है। इस वेक्टर को उठाओ और यहां रख दो, तो डायरेक्शन वही रहेगी, ऐसे रखो, है ना, डायरेक्शन वैसा ही रखना। बोलो। तो एक के हेड पे दूसरे का क्या रख दिया, टेल। ये रख दिया हमने वेक्टर बी, मतलब समझे, इसको उठाया ऐसे रखा, इसको उठाया यहाँ रख दिया। क्लियर हो गई बात ये। तो अब इसके टेल से लेके इसके हेड तक एक वेक्टर बनाओगे। बोलो। इसके टेल से, ए के टेल से बी के हेड तक एक वेक्टर बनाओगे। ये जो वेक्टर होगा इसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, और वी कैन से द सम एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स। आ गई बात समझ में, ट्राइंगल लॉ समझ में आया। एक के हेड पे दूसरे का टेल रखो और इसके टेल से इसके हेड तक एक वेक्टर बनाओ। ये जो वेक्टर होगा ये होगा a प्लस बी। आई बात समझ में? क्या ये ट्राइंगल नजर आ रहा है? आगे बात समझ में? इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। आगे बात समझ में? अच्छा, कुछ बच्चे ये बोलते कि सर ने बी को ही क्यों रखा इसके हेड पे, मैं तो इसको रखूंगा इसके हेड पे। ऐसे रख लो तो भी देखो, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो मैंने ए वेक्टर को ऐसे रख लिया। बोलो। जरूरी नहीं है कि मैं बी को ही ए के हेड पे रखूंगा, मैं ए को बी के हेड पे रख दूंगा। फिर आप बी के टेल से ए के हेड तक एक बनाओगे तो भी ये क्या बोला जाएगा, बी प्लस ए वेक्टर। बोलो। ये भी उतना ही होगा, इसकी मैग्नीट्यूड उतनी ही होगी जितनी इसकी है। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है? इसकी लेंथ उतनी ही होगी जितनी इसकी है। आगे बात समझ में? ट्राइंगल लॉ समझ में आया? गुड। तो अभी मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, एक पॉइंट P था, ये R1 वेक्टर, ये पॉइंट Q है, ये R2 वेक्टर, और मैंने एक ये वेक्टर बनाया था R वेक्टर। बोलो। है ना? तो मैंने आपको बताया कि ये एक वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर हो गया, इसके हेड पे इसका टेल रखा हुआ है। बोलो। तो ये R2 वेक्टर जो है वो इन दोनों का सम होगा। बोलो। तो हम कह सकते हैं कि R2 वेक्टर विल बी R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर। किस प्रॉपर्टी से बोला हमने, एडिशन वाली प्रॉपर्टी से, है ना, कि ये R1 है, इसके हेड पे इसका टेल रखा हुआ है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस रिजल्टेंट। आगे बात समझ में? तो R वेक्टर जरा बताओ क्या बनेगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यही चीज तो मैं लिखवा रहा था वहां पे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वो एक्चुअली क्या कर रहा था वहां पे, मैं ट्राइंगल लॉ को ही यूज कर रहा हूं, बट वो मैंने आपको छुपा के रखा कि मैं बता नहीं रहा था कि वो ट्राइंगल लॉ लगा लेंगे वहां पे, क्योंकि ट्राइंगल लॉ मैंने बताया ही नहीं अब आपको। उस टाइम पे तो पढ़ा ही नहीं था ना आपने। अब पढ़ा तो वो चीज समझ में आई, या फिर ऐसे कह सकते थे कि फाइनल माइनस इनिशियल से मैंने समझा दिया था तुमको, लेकिन वहां पर लग सकता है कौन सा लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। आई बात समझ में? आया समझ में? चलो अब दूसरा लॉ लिखो। कौन सा? दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बोलो क्या नाम है? ईशु, क्या नाम है? ईशु। समझ में आ रहा है? शुरू से है, सबके लिए सेम है, ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम में क्या है, जरा देखो, एक वेक्टर ये ए है और लेट से एक वेक्टर ये है बी। बोलो, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मुझे ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर तो ये ए है, चलो ऐसा लिख लिया, और दूसरा वाला भी इसको दोनों के टेल चिपका दूंगा एक साथ। आई बात समझ में? तो मैंने ये बना लिया लेट से बी वेक्टर। आई बात समझ? हेड पे नहीं रखा मैंने, दोनों के टेल एक साथ चिपका दिया। तो ये इसका डायरेक्शन ये हो गया, बी का डायरेक्शन ये हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल ये क्या हो गया, थीटा। दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आगे बात सुने, दोनों की जो डायरेक्शंस होती है उनके बीच का एंगल देखा जाता है। आगे बात समझ में? अब मुझे पैरेललोग्राम बनाना है। क्या बनाना है? पैरेललोग्राम। तुम्हें पता है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो अगर ये एक साइड है तो एक साइड ऐसी आप बना सकते हो, बोलो, जिसकी लेंथ उतनी ही रखना जितनी बी वेक्टर की है। आगे बात समझ में? अच्छा, ए वेक्टर ये है तो एक ये साइड हो गई, ऐसी ही एक साइड इधर पे ऐसी ड्रॉ कर देना। बोलो ये बात समझ में आ रही है? तो एक ये क्या बन गया, लग रहा है पैरेललोग्राम? बोलो, बोलो ये बात समझ में आई? बोलो। तो ये वर्चुअली देखा जाए तो ये बी वेक्टर है, तो ये भी तो बी वेक्टर जैसा ही है। ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर जैसा ही है। अब जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो इनका डायगोनल होगा। आई बात समझ में? ये जो डायगोनल बना ना, समझ में आ रही बात? ये जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये? अच्छा, इसी के अंदर ट्रायंगल लॉ भी छुपा हुआ है, जरा देखो कैसे। अगर ये ए वेक्टर है तो जरा ये बताओ ये वाला वेक्टर कौन सा होगा? सॉरी, ये बी वेक्टर है तो ये कौन सा वेक्टर होगा? ए। तो क्या ये ट्रायंगल बन जाएगा? तो ये रिजल्टेंट होगा जो कि क्या हो जाएगा, बी प्लस ए। या फिर अगर इधर पे देखो, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर इसके हेड पे रखा हुआ है, तो ये रिजल्टेंट क्या हो रहा है, ए प्लस बी वेक्टर। आगे बात समझ में? लेकिन पैरेललोग्राम क्या कहता है कि वी विल मेक अ पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू दिस पॉइंट, दैट विल बी द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। क्लियर हुआ ये? आगे बात समझ में? वेरी गुड। अच्छा, अब तीसरा बचा है हमारे पास, कौन सा? तीसरा बचा है क्या? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। लिखो, थर्ड इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर में क्या है कि मेरे पास कई सारे वेक्टर्स हैं, मल्टीपल वेक्टर्स हैं, और सभी को मैं क्या करना चाहता हूं, ऐड करना चाहता हूं। तो लेट से हमारे पास एक वेक्टर ये है ए, ये वेक्टर है लेट से बी, ये वेक्टर है लेट से सी, और ये वेक्टर है लेट से डी। इन सभी वेक्टर्स को मैं ऐड करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? ऐड। तो पॉलीगन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पॉलीगन। पॉलीगन कैसे बनेगा? हर वेक्टर को एक साइड की तरह ट्रीट करना है। क्या करना है? साइड की तरह ट्रीट करना है। तो ए वेक्टर ये रख लिया, बोलो। अब बी वेक्टर को क्या करूंगा मैं, ए वेक्टर के हेड पे रखूंगा, बोलो। तो ये रख लिया मैंने बी वेक्टर ऐसा, बोलो। ये बी वेक्टर उठाया, बस ऐसे रख लिया, समझ में आया? अब इसको उठाऊंगा, इसको क्या करूंगा, बी वेक्टर के हेड पे रखूंगा, तो ये रहा मेरा सी वेक्टर लेट से, ठीक है। और डी वेक्टर को उठा के कहां रखूंगा, सी के हेड पे रखूंगा, तो ये बन गया मेरा डी वेक्टर। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये? हाँ या ना? तो ये मैंने ऐसे साइड्स की तरह बना लिया, चारों वेक्टर को रख लिया। अब जो इन सभी का एडिशन होगा वो कौन सा वेक्टर होगा, यहां से स्टार्ट करो और यहां जहां टर्मिनेट हो रहा है ये वहां पर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब सर हमें ये समझाओ कैसे। बोल तो दिया कि पॉलीगन में ऐसा हो जाता है, वेक्टर्स को एक के हेड के ऊपर दूसरा का, एक के हेड पे दूसरे का टेल रखे रखे ऐसे बना लो और फिर फाइनली इनिशियल पॉइंट से उठाओ और जहां पे एंड हो रहा है वहां तक का जो रिजल्टेंट वेक्टर बनाओगे वही इनका सबका सम होगा। कैसे, जरा ध्यान से देखो। क्या ये वेक्टर ट्राइंगल लॉ से a प्लस बी होगा? बोलो, है ना। अब ये एक वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर हो गया, तो फिर ट्राइंगल लॉ से ये वाला वेक्टर क्या होगा? a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आई बात समझ में? तो अगर ये एक वेक्टर है, इस पर एक और ये रखा हुआ है, तो अगेन एक ट्राइंगल लॉ लगा के फिर ये रिजल्टेंट होगा। तो ये रिजल्टेंट क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आ गया समझ में? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर समझ में आया? क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर आपको समझ में आ गया है तो अगला टॉपिक डाल लो, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बारिश हो रही है? अच्छा ठीक है। अब देखो, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब है एनालाइज करेंगे कि वेक्टर का जो एडिशन होने पर रिजल्टेंट मिल रहा है उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, कैसे बताओगे कि वो रिजल्टेंट है और कितना होगा। ठीक है। अब चलो देखो, सपोज दैट वी हैव टू वेक्टर्स, लेट्स से ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। तो बताओ ये क्या होगा? ये कितना होगा? a प्लस बी वेक्टर। ठीक है, जो कि इससे बना रहा होगा अल्फा एंगल। a वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। अच्छा, a का डायरेक्शन देखा जाए तो यही है डायरेक्शन, बोलो इस लाइन के अलोंग है। b का डायरेक्शन ये है, तो a का डायरेक्शन ये है, b का डायरेक्शन ये है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? थीटा। कितना हो जाएगा? थीटा। आई बात समझ में? तो दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b, एंड ये जो अल्फा है दैट इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर a के साथ कितना बना रहा है? अल्फा एंगल, ये अल्फा। तो हमें क्या बताना है? a का मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और a का डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ और डायरेक्शन बताओ। तो पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या कैलकुलेट करेंगे कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होना चाहिए। साइलेंट कर लिया करो, समझ में आ रही बात? या वाइब्रेशन मोड में डाल दिया करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फोन आए तो उठा के बात भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इमरजेंसी हो उठा के, लेकिन साइलेंट मोड में कर लो या वाइब्रेशन। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, समझे? अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैं क्या निकालना है? पहला टास्क क्या है हमारा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, दैट इज आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लेट्स से दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट लेट्स से P, दिस इज Q, दिस इज R। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपने ये ड्रॉ किया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं पूछूं RQ ये लेंथ कितनी होगी यहां से लेकर यहां तक की, तो क्या बोलोगे? ये B वेक्टर है। B वेक्टर का इधर जब लोगे कंपोनेंट, इधर साइड की ये लेंथ लोगे, तो ये क्या बनेगा? B cos थीटा। ये क्या हो जाएगा? B cos थीटा, क्योंकि ये थीटा क्लोज हो जाएगा अगर इस पे ऐसे गिरा दोगे। इस वेक्टर को इधर इधर गिरा दो तो क्या बनेगा? ये थीटा क्लोज होगा, मतलब यहाँ कॉस लगा दो, C फॉर क्लोज, C फॉर कॉस। तो ये समझ जाना, ये जो लेंथ है ये कितनी है? B cos थीटा। आई बात समझ में? और अगर इसी वेक्टर को खड़ा कर दो परपेंडिकुलर,
तो ये स्ट्रेट ऐसे खड़ा कर दो, तो ये जो लेंथ होगी इसको क्या बोलोगे, बी साइन थीटा। अगर नहीं निकालना आता है तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। हाइपोटेन्यूज कितनी है, हाइपोटेन्यूज कितनी है, बी की, बी जितनी होगी ना, तो यहाँ पे बी रख दोगे, तो जो बेस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बोलो बी कॉस थीटा। तभी मैंने ये बी कॉस थीटा, या फिर ऐसे याद रखना कि बस ये वेक्टर है, इसका इधर पे ऐसे गिराओगे तो बी कॉस थीटा होगा, थीटा क्लोज हो रहा है, और उसके जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब देखो ध्यान से, एक आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है पी क्यू ओ, बोलो इन ट्राइंगल पी क्यू ओ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करते हैं तो बताओ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, बोलो ये पूरी आर होगी ना, ठीक है, विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना है बताओ, a प्लस बी कॉस थीटा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, a, ये लेंथ कितनी है, b कॉस थीटा, वो लिख दिया, उसका स्क्वायर किया। और ये वाली जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, b साइन थीटा और उसका स्क्वायर। अब जरा इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो ये समझ में आया। अब ये देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक साथ लिख लिया जाए, तो यहां पर ए स्क्वायर कॉमन ले ए स्क्वायर लिख लिया, बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, बोलो 2ab कॉस थीटा। आया समझ में, स्टेप समझ में आ रही है। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो ये आ गया आर स्क्वायर। तो अगर तुमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. So this is the formula to find the resultant of two vectors where theta is the angle between the two vectors. आई बात समझ में, हाँ या ना, नोट कर लो। फटाफट नोट करो, किया, हो गया नोट। अच्छा ये तो रिजल्टेंट निकाला आपने मैग्नीट्यूड से। अगर तुमसे पूछता है कि इसका डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन हम रेफरेंस लेंगे, किधर से डायरेक्शन बता रहे हैं हम, उसका वेक्टर ए से अल्फा एंगल, ठीक है, तो इस अल्फा को कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 10 अल्फा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 10 अल्फा, जो भी एंगल है यहाँ पे, कुछ लोग कहीं अल्फा लिख लेते हैं या फिर बीटा लिख लेते हैं, गामा लिख लेते हैं, कुछ भी लिखा हो सकता है, बट हम इस एंगल को जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 अल्फा निकालेंगे। 10 अल्फा कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, बोलो, है ना।
तो अगर हमको एंगल बताना है तो क्या करोगे, टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। बोलो ये बात समझ में आ रही है? समझ में आया? इनवर्स निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू निकलेगी उसका इनवर्स निकालेंगे। जैसे हमने कल बताया था कि अगर हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया था, 4/5, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आया था, टेन इनवर्स 4/5। ऐसे लिख देना। इतना एंगल बनाते हुए ए से उसका डायरेक्शन ये होगा। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया किस तरीके से, ट्रायंगल को यूज करते हुए। सेम आप क्या कर सकते हो, पैरेललोग्राम के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सेम मेथड आप यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप पैरेललोग्राम के भी कर सकते हो। बस आपको डायरेक्ट कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, रिजल्टेंट ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, जरा देखो, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर लेट्स से ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा। तो हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ऐसा तो एक पैरेललोग्राम बनेगा, बोलो, और ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम यहां से एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, इसको एक्सटेंड करके, बोलो। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? ये दोनों लाइन पैरेलल, ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो ये भी थीटा बनेगा। अब देखो वैसा ही सा डायग्राम हो गया ना, ट्राइंगल लॉ जैसा, बोलो। अच्छा, ये बी है तो ये भी बी होगा, बोलो। तो ये कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। अगर ये पॉइंट पी ले लो, ये क्यू ले लो, ये आर ले लो और ये ओ ले लो, तो वैसा ही सा सेम बन गया ये। तो यहां से भी वही रिजल्टेंट निकलेगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अच्छा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। तो ये अल्फा एंगल बना रहा है किससे, इससे, ए से। एंड लेट से ये बी से कितना एंगल बना रहा है, बीटा। क्या बना रहा है, बीटा। देखो, आर जो वेक्टर है वो ये वेक्टर ए से अल्फा एंगल बना रहा है, ए के साथ अल्फा एंगल है और बी के साथ बीटा एंगल है। तो आप डायरेक्शन चाहे ए से बताओ चाहे बी से बताओ, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, तो अगर मैं ए वाले से कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं कैसे बताऊंगा, टेन अल्फा, अल्फा किससे बना रहा है, ए से बना रहा है। तो एक काम करना, नीचे ए को फ्री छोड़ देना, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लगाओगे। आगे बात समझ में? और ऊपर क्या लिखोगे, बी साइन थीटा डिवाइड बाई, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। आगे बात समझ में? देखो वही आया। अगर मैं ये टेन बीटा निकाल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, टेन बीटा, बीटा किससे है, एंगल किसके साथ है, एंगल जिस वेक्टर के साथ है उसको फ्री छोड़ दो। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा ए साइन थीटा, नीचे आ जाएगा ए कॉस थीटा। आगे बात समझ में? तो अगर बीटा के फॉर्म में निकालना चाहते हो, इस एंगल इस वेक्टर से निकालना चाहते हो, तो फिर उस वेक्टर को फ्री छोड़ दो, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। समझ में आया? तो आप डायरेक्शन चाहे ऐसे बता दो चाहे ऐसे बता दो, मैग्नीट्यूड वही निकलेगा। मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए? चलो, सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है एफ। ठीक है, अब आपको लेट्स से ये 3 न्यूटन का फोर्स है और एक फोर्स ये है, लेट्स से दिस इज ऑल्सो 3 न्यूटन। ठीक है, F2 फोर्स है, F1 फोर्स। बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, प्रोवाइडेड दिस एंगल इज 60 डिग्री। बोलो, चलो रिजल्टेंट निकालो, करो क्वेश्चन, रिजल्टेंट बताओ ये कितना होगा। F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस 60। रखो, वैल्यूज रखो, F1 भी 3 है, ये भी 3 है, कितना आएगा, बोलो। बहुत सिंपल है ये तो।
इंटू कॉस 60 कितना होता है, हाफ, कट जाएगा, अंडर रूट 3² प्लस 3² प्लस 3², मतलब 3 टाइम्स 3², 3√3। आया समझ में? बोलो, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा ये बताओ, ये अल्फा, अल्फा कैसे निकालोगे? टेन इनवर्स, देखो बोलो, 3 sin 60 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 cos 60, क्या होगा? टेन इनवर्स 3 अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 1/2। इसको सॉल्व कर लो, क्या बनेगा? अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3√3/2 अपॉन ये बनेगा 6 प्लस 3 9 बाई, बोलो 9/2, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो क्या बनेगा? टेन इनवर्स √3 अपॉन 3, मतलब टेन इनवर्स ये आ जाएगा √3, नीचे आएगा √3 इंटू √3, ये कट जाएगा, तो टेन इनवर्स 1/√3, ये किसकी वैल्यू होती है? टेन 30 की, बोलो, तो टेन इनवर्स टेन 30 डिग्री, तो अल्फा एंगल जो आएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री। या ऐसे कह सकते हो, ये टेन इनवर्स नहीं लिख के अगर मैं यहाँ पे टेन अल्फा लिख दूँ, टेन 30, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। आगे बात समझ में? चलो इसके बाद अब आपको स्पेशल केसेस पढ़ाने हैं, स्पेशल केसेस लिखो, एडिशन में स्पेशल केसेस, राइट डाउन स्पेशल केसेस। अगर किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट कैसे लिखोगे? अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। बोलो कॉस 0 कितना होता है बताओ, बोलो 1 होता है, तो इसकी जगह 1 आएगा, मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab आ जाएगा, है? ये किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? जस्ट उन दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो। आगे बात समझ में? a का मैग्नीट्यूड उठाओ, b का मैग्नीट्यूड उठाओ, ऐड कर दो। अगर थीटा 180 हो जाए, क्या हो जाए? 180, मतलब आप तुमको पता है कि cos 180 कितना होता है? -1 होता है। बोलो क्या होता है? -1। इसका मतलब समझे कि अगर एक वेक्टर ये है a और इसके बाद एक और वेक्टर लगाइए b, तो इसका रिजल्टेंट बताओ, तो करना कुछ नहीं, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड। बोलो समझ में आ रही बात है? लेकिन अगर यहाँ पर 180 डिग्री है, तो लेट से ये a वेक्टर है, बोलो, और ये लेट से a वेक्टर ये है और ये है b वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है? दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना है? 0 डिग्री, ठीक है? अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर क्या करोगे? r इज इक्वल टू अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस 180, और कॉस 180 लिखोगे तो क्या आएगा? बोलो a² प्लस b² प्लस -1 होता है ये, तो माइनस का 2ab बनेगा। बोलो 2 प्लस का 2ab इंटू -1 करोगे, -1 से माइनस आ गया। अब ये किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी? बोलो अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आंसर आएगा a माइनस बी। अच्छा, हम यहाँ पर ये नहीं लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं? अगर थीटा 180 है तो हम इसको कह देते हैं कि r जो होगा वो डिफरेंस होगा a और b का। क्या होगा? माइनस होगा, मतलब बेसिकली यह माइनस ही है, बट हम ये कह सकते हैं कि a डिफरेंस b, मतलब जो डिफरेंस होगा, क्योंकि यहां पर तो वेक्टर a बड़ा है, यहाँ वेक्टर b छोटा है, इसलिए a माइनस बी आया। आई बात समझ में? अगर यहां पर क्या होता, b वेक्टर बड़ा होता और a वेक्टर छोटा होता, तो रिजल्टेंट कैसे लिखा जाता? b माइनस a। आगे बात समझ में? क्या लिखा जाता? b माइनस a, ठीक है? अच्छा, इसमें डायरेक्शन किधर होगा? इसी डायरेक्शन में होगा,
इसमें जो r का डायरेक्शन होगा वो बिगेस्ट वेक्टर की तरफ होगा। r का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी, इस वाले केस में किसका होगा, टूवर्ड्स द r वेक्टर का पैरेलल टू क्या हो जाएगा, a वेक्टर। इसमें क्या होगा, r इज पैरेलल टू b वेक्टर। क्यों हो रहा है, क्योंकि रिजल्टेंट इसकी तरफ आएगा। मान लो कि एक फोर्स ज्यादा इधर लगा रहा है, एक फोर्स कम लगा रहा है, तो रिजल्टेंट किधर की तरफ होगा, b की तरफ होगा। अगर यहाँ पर a ज्यादा लगा रहा है, b कम लगा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, इधर होगा। आगे बात समझ में, ये समझ में आ गया। तीसरा केस ले लो, लिख लिया ये, तीसरा केस, अगर 90 डिग्री पर है, कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, ध्यान से सुनना मेरी बात। तीसरा केस, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ए वेक्टर ऐसा, बी वेक्टर ऐसा, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो इसका रिजल्टेंट कैसे बनेगा बताओ, पैरेललोग्राम बना लो, ये हो जाएगा रिजल्टेंट, बोलो, है ना। तो ये कैसे निकलेगा रिजल्टेंट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, क्या लगाओगे 90, और ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0। तो आंसर आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ गई बात समझ में, ठीक है, बोलो। और ये रिजल्टेंट है, लेट से इससे एंगल बीटा बना रहा है, ये कितना बना रहा है, बीटा। तो अगर मैं इसका डायरेक्शन चाहता हूं तो मैं क्या निकालूंगा, 10 बीटा, बोलो 10 बीटा निकालूंगा। तो 10 बीटा कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ये क्या है, तो यहां पे लिख दोगे ए अपॉन बी। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स ए अपॉन बी, ठीक है। अच्छा, एक और लिख लो, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, और इसमें कंडीशन लिख लो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर है, मतलब अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसा हो जाए, सेम सेम, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ए वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर, और ये रहा बी वेक्टर, और दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, इक्वल है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, बोलो, ये होगा, बोलो, ये तो होगा। ये एंगल कितना था इन दोनों के बीच में, 120 डिग्री। ये ए वेक्टर है, या फिर ये कह सकते हैं ये भी ए ही वेक्टर है ना। दो वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट। हेलो, जी सर। जी, इस पे फ़ोन पे चलता है, लेकिन वो कई बार ऐसा होता है नंबर डालने पर शो नहीं करता है, बट क्यूआर पे आप कर सकते हैं। हाँ, मैंने भेजा हुआ है। देखो, ये दोनों वेक्टर सेम सेम है, तो अब अगर सेम सेम है तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए कॉस 120। और मैंने आपको बताया था कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। क्या होती है, -1/2। जरा देखो टेबल, देखो कल बनवाई थी टेबल, कॉस 120 कितना होता है, कितना होता है, -1/2। तो रखो जरा यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2a² इंटू -1/2, ये कटेगा, तो आंसर क्या मिलेगा रिजल्टेंट में, अंडर रूट a² माइनस a², ये भी कट जाएगा, तो आंसर क्या आया, अंडर रूट a² मतलब a। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो भी a के बराबर ही आएगा। है इंटरेस्टिंग बात कि अगर दो वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं और उनके बीच में एंगल कितना है, 120, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा, मतलब ये ए और इनका रिजल्टेंट भी ए। अगर एंगल कितना है, अगर एंगल कितना है 120, ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अगला टॉपिक सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, एंड देन रिजोल्यूशन कैसे, रिजॉल्विंग कैसे करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स।